बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रेडियो तेहरान है, इस्लामी गणराज्य ईरान की आवाज़। जहरा जैदी और साथी रेडियो तेहरान के सभी श्रोता मित्रों की सेवा में सलाम प्रस्तुत करते हैं। श्रोताओं, आज भी अपने कार्यक्रम का आरंभ हम कुरान मजीद की पवित्र आयतों की तिलावत और उनके अनुवाद से कर रहे हैं। सूरह आले इमरान की आयत क्रमांक 102 से 104 तक की तिलावत करके आज के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है कारी मोहम्मद सिद्दीक मिनशावी ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم।
अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील और दयावान है। हे ईमान वालो, ईश्वर से वैसे डरो जैसे उससे डरना चाहिए और मुस्लिम रहते हुए ही मरना। और तुम सब मिलकर ईश्वर की रस्सी को मजबूती से थामे रहो और बिखरो नहीं। और अपने ऊपर ईश्वर की उस विभूति को याद करो जब तुम एक दूसरे के शत्रु थे तो उसने तुम्हारे दिलों में एक दूसरे के लिए प्रेम जगाया, तो तुम उसकी विभूति की छाया में एक दूसरे के भाई बन गए। जैसा कि तुम नरक की कगार पर थे और ईश्वर ने तुम्हें उससे मुक्ति दिलाई। ईश्वर अपनी निशानियों को इस प्रकार तुम्हारे लिए स्पष्ट रूप से वर्णित करता है कि शायद तुम लोग मार्गदर्शित हो जाओ। और तुम मुसलमानों के बीच एक ऐसा गुट होना चाहिए जो लोगों को भलाई का निमंत्रण दे, अच्छे कार्यों की ओर आमंत्रित करे और बुराइयों से रोके, और ऐसे ही लोग सफलता प्राप्त करने वाले हैं। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, मैं हूं अहमद अब्बास, मेरा सलाम स्वीकार कीजिए। हमारा ये प्रसारण आप शॉर्ट वेव में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। श्रोताओं, आज बुधवार है, खुर्दाद की 18, ज़ीक़ादा की 8 और जून की भी 8 तारीख। इस समय की सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा इस प्रकार है। आप सबसे पहले विश्व समाचार सुनेंगे, जिसके बाद कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा पेश किया जाएगा और फिर हम आपको सुनाएंगे साप्ताहिक कार्यक्रम शौर्य गाथा। श्रोताओं, सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा आज कल। तो यह है इस समय की सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ क्षणों बाद आप सुनेंगे अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। लीजिए श्रोताओं, मरियम मेहरदादी और अहमद अब्बास से सुनिए विश्व समाचार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। सुप्रीम लीडर ने कहा कि हाजियों की हिफाजत मेज़बान देश की भारी जिम्मेदारी है और हज का खर्च बढ़ाने के फैसले पर पुनर्विचार हमारी मांगों में है। ईरान ने IAEA के आइडियल रवैये की वजह से उसके साथ प्रतिबद्धताओं के दायरे से बाहर किए जा रहे सहयोग को रोक दिया है। गजा पट्टी में फिलिस्तीनियों ने इस्राएल ड्रोन मार गिराया है। भारत में विवादित बयानबाजी करने वाले भाजपा नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए। इस्लामी गणतंत्र ईरान के हज विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने बुधवार को तेहरान में इमाम ख़ुमैनी इमामबाड़े में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह उज़्मा ख़ामेनी से मुलाकात की। इस मुलाकात में सुप्रीम लीडर ने हज को इंसानी ज़िंदगी का स्तंभ और ऐसे अहम संदेश व पाठ पर आधारित बताया जिसमें इंसानी ज़िंदगी के व्यक्तिगत व सामाजिक आयाम शामिल हैं। इसी तरह उन्होंने मेज़बान सरकार से सभी हाजियों, ख़ासतौर पर ईरानी हाजियों की सुरक्षा को सुनिश्चित बनाने पर ताकीद की। आयतुल्लाह उज़्मा ख़ामेनी ने हज को अल्लाह का बड़ा तर्कपूर्ण प्रोग्राम बताया जो बाकी धार्मिक प्रोग्रामों से अलग होने के साथ ही विस्तृत व विभिन्न आयामों से संपन्न है। उन्होंने कहा कि पवित्र कुरान में हज के सबब को एक छोटे से जुमले में इंसानी ज़िंदगी का स्तंभ बताया गया है। हज में ऐसी शिक्षाएं और अभ्यास हैं जो इंसान और आने वाली नस्लों को बताते हैं कि अपनी ज़िंदगी के हिस्सों को किस तरह चुनें। इस्लामी क्रांति के सुप्रीम लीडर ने मिलजुल कर रहने की शिक्षा, सादा जीवन और गुनाहों तथा एहतियात वाले मामलों से बचने को हज के अहम पाठ बताया और कुछ सिफारिशें करते हुए कहा, सभी हाजी और हज के मामलों के जिम्मेदार इस बड़ी नेमत की कदर को समझें और इसकी कदरदानी अल्लाह की निकटता हासिल करने की नीयत संस्कारों को पुख्तगी और रचनात्मकता से अंजाम देना है। उन्होंने हाजियों से इस आध्यात्मिक सफ़र की दिल से तैयारी करने को बहुत अहम बताया और बाज़ार में घूमने फिरने जैसे नापसंदीदा कामों से बचने पर ताकीद की। सुप्रीम लीडर ने कहा कि हज की वास्तविक सौगात मस्जिदुल हराम में कुरान का पढ़ना, नमाज और तवाफ़ है और वक्त को बेकार के कामों में बर्बाद करने से
बचना चाहिए। आयतुल्लाह उज़्मा ख़ामेनी ने हज के इस्लामी जगत के बीच एकता के प्रतीक होने का जिक्र करते हुए कहा, मुसलमानों के बीच एकता को नुकसान पहुंचाने वाले हर कारण को रोकने की पूरी कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि मतभेद पैदा करना, ख़ासतौर पर शिया सुन्नी के बीच फूट डालना अंग्रेज़ों के हथकंडे हैं। उन्होंने दूसरे देशों के हाजियों के साथ अच्छे व जागरूकता पैदा करने वाले संपर्क और अच्छे कार्यों की मदद से कुरान की तिलावत को एकता बढ़ाने में सहायक तरीके बताया और ज़ायनियों को इस्लामी जगत की वर्तमान दौर की सबसे बड़ी मुसीबत का नाम दिया। सुप्रीम लीडर ने कहा, ज़ायनियों की साजिशों का पर्दाफाश करना हज में ज़रूरी है और अपने राष्ट्र की इच्छा के विपरीत अमरीकियों के इशारे पर ज़ायनी शासन से संबंध सामान्य करने वाली अरब व गैर अरब सरकारें जान लें कि इस मेलजोल का नतीजा ज़ायनी शासन के हाथों उनकी लूट के अलावा कुछ और नहीं निकलेगा। आयतुल्लाह उज़्मा ख़ामेनी ने मेज़बान सरकार की भारी जिम्मेदारियों और इस्लामी जगत के हित की बुनियाद पर काम करने की सरकार की जिम्मेदारी का हवाला देते हुए कहा, सभी हाजियों खासतौर पर ईरानी हाजियों की सुरक्षा और विगत जैसी त्रासदियों को घटने से रोकना तथा हज का खर्च बढ़ाने के फैसले पर पुनर्विचार इस्लामी गणराज्य की संजीदा मांगों में है। उन्होंने अंत में हज के अधिकारियों से अपील की कि हज के सफ़र के दिनों को कम करने के विषय पर ध्यान दें और उसका कोई हल निकालें। भारत की यात्रा पर पहुंचे इस्लामी गणतंत्र ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने अपने भारतीय समकक्ष एस जयशंकर से मुलाकात की, जिसमें दोनों पक्षों ने न्यायिक मामलों में सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियान ने एक पत्र में भारत से मांग की है कि वो ब्रिक्स में ईरान की सदस्यता का समर्थन करे। बुधवार की सुबह विदेश मंत्री अब्दुल्लाहियान एक प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली पहुंचे थे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि भारत के साथ दीर्घकालीन सहयोग के रोडमैप को अंतिम रूप देना इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। हालिया समय में भारत कोशिश कर रहा है कि ईरान की चाबहार बंदरगाह के मार्ग से सेंट्रल एशिया और यूरेशिया के इलाकों तक अपना व्यापारिक सामान पहुंचाए, जबकि ऊर्जा के क्षेत्र में वर्तमान हालात को देखते हुए भारत सरकार ये कोशिश भी कर रही है कि ईरान से तेल खरीदने का सिलसिला दोबारा शुरू हो जाए। ईरान की परमाणु ऊर्जा संस्था के प्रवक्ता ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के साथ सेफ गार्ड के भी दायरे से बाहर जाकर जो सहयोग किया जा रहा था कि जो हमारी प्रतिबद्धताओं का हिस्सा नहीं था, उसे रोक दिया गया है। बहरूज कमालबंदी ने बुधवार को एक टीवी कार्यक्रम में ईरान में IAEA के 2 कैमरों को हटा दिए जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि IAEA के साथ ईरान के व्यापक सहयोग के आधार पर देखा जाए तो ईरान के साथ IAEA का रवैया उचित नहीं था और संस्था ने 3 यूरोपीय देशों और कुछ पश्चिमी सरकारों के उकसावे पर हमारे खिलाफ गतिविधियां शुरू कर दी थीं। कमालबंदी ने कहा कि इसलिए हमने फैसला किया है कि सेफगार्ड के दायरे से और अपनी प्रतिबद्धताओं की सीमा से बाहर जाकर हम जो सहयोग सद्भावना के आधार पर कर रहे थे, उसे रोक दिया जाए। प्रवक्ता ने कहा कि अभी हम कुछ और भी कदम उठाने वाले हैं और हमें उम्मीद है कि वे होश में आ जाएंगे और ईरान की सद्भावना का जवाब सद्भावना से देंगे। उन्होंने कहा कि ये तो नहीं हो सकता कि हम एक तरफा तौर पर सहयोग करते जाएं और दूसरा पक्ष गलत रवैया जारी रखे। बहरोज कमालबंदी ने कहा कि 80% कैमरे सेफगार्ड के तहत लगे हैं और हम इस दायरे में रहते हुए सहयोग करते रहेंगे। हमने जिन कैमरों की रिकॉर्डिंग बंद की है, वो इन प्रतिबद्धताओं के दायरे से बाहर सद्भावना के तहत लगाए गए थे। ईरान में तबस और याज़ के बीच एक यात्री ट्रेन दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसमें 21 लोगों के हताहत होने की सूचना है। ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी का कहना है कि तबस और याज़ के बीच एक यात्री ट्रेन पटरी से उतर गई, जिसमें 21 लोग हताहत और अनेक घायल हो गए। दुर्घटना की खबर मिलते ही सहायता कार्य शुरू कर दिए गए। ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी के प्रमुख मादी वलीपुर ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बुधवार की सुबह 5 बजे यह दुर्घटना तबस और यज़्द के बीच स्थित मजीनो रेलवे स्टेशन के निकट घटी। बताया जाता है कि ट्रेन की 5 बोगियां पटरी से उतर गई। इस ट्रेन में 348 यात्री सवार थे, जो पवित्र नगर मशहद से यज़्द जा रहे थे। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच का आदेश दे दिया गया है। इराक के प्रधानमंत्री ने कहा है कि बगदाद ने ईरान और सऊदी अरब के दृष्टिकोणों को निकट लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फार्स न्यूज़ एजेंसी के अनुसार इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अल काज़िमी ने कहा कि बगदाद ने ईरान और सऊदी अरब के दृष्टिकोणों को निकट लाने में अहम भूमिका अदा की है और बगदाद में दोनों देशों के बीच वार्ता में
प्रगति हुई है। इस संबंध में सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने पिछले महीने ये कहा था कि ईरान और सऊदी अरब के बीच वार्ता में प्रगति हुई है, किंतु ये पर्याप्त नहीं है। उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि ईरान के साथ दोस्ती के लिए हमने हाथ बढ़ाया है। इससे पहले न्यूयॉर्क के सोफान सेंटर फॉर सिक्योरिटी स्टडीज़ ने एक रिपोर्ट में ईरान और सऊदी अरब के बीच वार्ता के 5वें दौर की समीक्षा की थी और इसमें प्रगति की खबर दी थी। इस्राएली सैनिकों का कहना है कि गजा पट्टी में उसका एक ड्रोन विमान गिरकर तबाह हो गया है। फिलिस्तीन अल-यौम की रिपोर्ट के अनुसार इस्राएली सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि गजा पट्टी में उसका एक क्वाडकॉप्टर तबाह हुआ है, किंतु उसने इसका ब्यौरा देने से इनकार कर दिया है। 2 सप्ताह पहले भी दक्षिणी लेबनान में इसराइल का स्काई लार्क नामक ड्रोन गिरकर तबाह हो गया था। ज्ञात रहे कि इस्राएली सेना के प्रवक्ता अविखाई अदरई ने कहा था कि हमारा एक ड्रोन सीरिया में तबाह हुआ है। भारत में अधिकारियों का कहना है कि पुलिस ने भाजपा के नेता हर्षित श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने बेहद आपत्तिजनक सांप्रदायिक बयान दिया था। पुलिस ने कानपुर से हर्षित को धर दबोचा, जिसने मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया था। पुलिस अधिकारी प्रशांत कुमार ने बताया कि कानपुर दंगों के बाद कम से कम 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि भारत में अनेक स्थानों पर झड़पें हुई हैं। भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने अपने शर्मनाक बयान से पूरे देश में आग लगा दी, जबकि दुनिया के अनेक देशों में भारत की भारी आलोचनाएं हुई। भारतीय राजदूतों को तलब कर लिया गया और भारतीय उत्पादों का बहिष्कार शुरू हो गया। ईरान, सऊदी अरब, ओमान, कतर, इमारात, इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान सहित अनेक देशों ने कड़ी आपत्ति जताई। कई देशों ने भारत सरकार पर जोर दिया कि वो माफ़ी मांगे। ओआईसी ने एक बयान में कहा कि भारत में लगातार मुसलमानों पर हो रहे हमलों और उनके खिलाफ फैलाई जा रही नफरत का नतीजा है कि वहाँ इस्लाम की पवित्र हस्तियों के खिलाफ शर्मनाक बयानबाजी होने लगी है। मलेशिया ने एक बयान में बताया कि उसने भी भारतीय राजदूत को तलब करके कड़ी आपत्ति जताई है और भारत सरकार से कहा है कि देश के भीतर इस्लामोफोबिया फैलाना बंद करे। पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी के बाद विश्व स्तर पर जारी हंगामे के बीच बांग्लादेश की सत्ताधारी पार्टी अवामी लीग के एक शीर्ष नेता ने कहा है कि बीजेपी ने फारस खाड़ी के देशों की ओर से बड़े दबाव की वजह से नूपुर शर्मा पर कार्रवाई की। ढाका में पत्रकारों के एक प्रतिनिधि मंडल से बातचीत के दौरान बांग्लादेश अवामी लीग के खंडाकर गुलाम मौला नक्शबंदी ने कहा कि प्रधानमंत्री शेख हसीना ने धार्मिक अतिवादियों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई हुई है और उन्होंने सांप्रदायिक सद्भावना सुनिश्चित करने के लिए हाल के समय में त्वरित कार्रवाई की है। बांग्लादेश अवामी लीग के सलाहकार समूह के सदस्य नक्शबंदी ने कहा कि भारत सरकार ने कई दिनों तक इंतजार किया और पैगंबर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। जब फारस खाड़ी के देशों ने इन बयानों का विरोध शुरू किया, तब जाकर उन्होंने एक्शन लिया और इन बयानों के लिए जिम्मेदार अपने प्रवक्ताओं को हटाया। नक्शबंदी ने कहा कि धार्मिक संवेदनशीलता से जुड़े मामलों में बांग्लादेश तत्काल कार्रवाई करता है। उन्होंने कहा, बीते साल जब कुंभ मेला में हिंसा छिड़ी थी तो हमारी सरकार तुरंत हरकत में आई और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। हिंसा से हुई क्षति को नियंत्रित किया गया। नक्शबंदी ने इस दौरान ये संकेत दिए कि भारत और बांग्लादेश में सांप्रदायिक स्थितियां एक दूसरे से जुड़ी हैं और अगर ज़रूरी मामलों को तत्काल सुलझाया नहीं गया तो बांग्लादेश के हिंसक तत्व इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि भारत यथास्थिति में एक पक्षीय बदलाव करने के किसी प्रयास को कभी स्वीकार नहीं करेगा तथा स्थापित समझ से परे किसी रुख पर वैसी ही प्रतिक्रिया मिलेगी। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि भारत यथास्थिति में एक पक्षीय बदलाव करने के किसी प्रयास को कभी स्वीकार नहीं करेगा तथा स्थापित समझ से परे किसी भी रुख पर प्रतिक्रिया दिखाई जाएगी। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की ये प्रतिक्रिया पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा गतिरोध लंबा खींचने की पृष्ठभूमि में आई है। मोदी सरकार के 8 वर्ष विदेशी संपर्क में बदलाव विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम में विदेशी राजनयिकों को संबोधित करते हुए जयशंकर ने सुरक्षा चुनौतियों से निपटने को लेकर भारत के संपूर्ण रुख का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि हम इतिहास की झिझक से बाहर निकल आए हैं और हम किसी को भी अपने विकल्पों को वीटो करने की अनुमति नहीं देंगे।
अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की पर्यवेक्षक कमेटी ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को मिलने वाली विदेशी तोहफों के मामले की छानबीन शुरू कर दी है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार ये जांच उन रिपोर्टों के आधार पर की जा रही है कि जिनमें कहा गया है कि ट्रंप के शासनकाल में मिलने वाले 2 महंगे तोहफों का, जिनमें एक $5,000 से अधिक कीमत की शराब की बोतल शामिल थी, रिकॉर्ड में जिक्र नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विदेशी सरकारें अमेरिकी अधिकारियों और कूटनीतिकों के साथ नियमित रूप से उपहारों का लेन देन करती हैं, लेकिन अगर तोहफे का मूल्य $415 से ज़्यादा हो तो वो प्राप्त करने वाले अधिकारी का नहीं बल्कि अमेरिकी सरकार की संपत्ति समझा जाता है। फेडरल कानून के तहत अमेरिकी विभागों और एजेंसियों को विदेशी सरकारों से मिलने वाले उन तोहफों के बारे में विदेश मंत्रालय को बताना होता है जिनका मूल्य $415 से ज़्यादा हो। इस कानून का मकसद ये यकीनी बनाना है कि अमेरिकी अधिकारियों को विदेशी प्रभाव से मुक्त रखा जाए। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए। ये तेहरान है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज़। राजनीतिक चर्चा। दोस्तों, राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं कायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए। हज के प्रबंधकों को इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता की सिफारिशें और IAEA के महानिदेशक ईरान के सवालों के जवाब देने में असमर्थ। इन मुद्दों पर दोस्तों हम कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा करेंगे। हज को इस्लामी शिक्षा के मूल स्तंभ में से एक बताया गया है। प्रतिवर्ष दुनिया के कोने कोने से लाखों लोग हज करने के लिए पवित्र मक्का जाते हैं। वरिष्ठ नेता ने कहा है कि हज के दौरान इस्लाम के दुश्मनों के षड्यंत्रों से पर्दा उठाना बहुत ज़रूरी काम है। इस बारे में एक समीक्षा लेकर उपस्थित हैं साथी मोहम्मद मेहदी। इस्लामी गणतंत्र ईरान के हज विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने बुधवार को तेहरान में इमाम खुमैनी इमामबाड़े में इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली ख़amenei से मुलाकात की। इस मुलाकात में सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली ख़amenei ने हज को इंसानी ज़िंदगी का स्तंभ और ऐसे अहम संदेश व पाठ पर आधारित बताया जिसमें इंसानी ज़िंदगी के व्यक्तिगत व सामाजिक आयाम शामिल हैं। इसी तरह उन्होंने मेज़बान सरकार से सभी हाजियों विशेषकर ईरानी हाजियों की सुरक्षा को सुनिश्चित बनाए जाने पर बल दिया। इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली ख़amenei ने मिलजुल कर रहने की शिक्षा, सादा जीवन और गुनाहों तथा एहतियात वाले मामलों से बचने को हज के अहम पाठ बताए और कुछ सिफारिशें करते हुए कहा, सभी हाजी और हज के मामलों के जिम्मेदार इस बड़ी नेमत की कदर समझें और इसकी कदरदानी अल्लाह के निकटता हासिल करने की नियत, संस्कारों की पुख्तगी और रचनात्मकता से अंजाम देना है। आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली ख़amenei ने हज के इस्लामी जगत के बीच एकता के प्रतीक होने का उल्लेख करते हुए कहा, मुसलमानों के बीच एकता को नुकसान पहुंचाने वाले हर कारण को रोकने की पूरी कोशिश
होनी चाहिए, क्योंकि मतभेद पैदा करना, विशेषकर शिया सुन्नी के बीच फूट डालना, अंग्रेजों के हथकंडे हैं। उन्होंने दूसरे देशों से हाजियों के साथ अच्छे व जागरूकता पैदा करने वाले संपर्क और अच्छे कार्यों की मदद से कुरान की तिलावत को एकता बढ़ाने में सहायक तरीका बताया और ज़ानियों को इस्लामी जगत के वर्तमान दौर की बड़ी मुसीबत बताया। सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली ख़ामनेई ने कहा कि ज़ानियों की साजिशों का पर्दाफाश करना हज में ज़रूरी है और अपने राष्ट्र की इच्छा के विपरीत अमेरिकियों के इशारे पर ज़ायनी शासन से संबंध सामान्य करने वाली अरब व गैर अरब सरकारों को जान लेना चाहिए कि इस मेलजोल का नतीजा ज़ायनी शासन के हाथों उनकी लूट के अलावा कुछ और नहीं निकलेगा। सवाल ये पैदा होता है कि इसराइल के साथ संबंध विस्तार या संबंधों के सामान्य बनाए जाने का फायदा क्या है, और इसे सब ने देख लिया है कि इसके फायदे क्या हैं। इसके बावजूद कुछ देश ज़ायनी शासन से संबंधों को क्यों सामान्य बनाना चाहते हैं? इसके जवाब में एक बात ये कही जा सकती है कि जो देश ज़ायनी शासन के साथ संबंधों को सामान्य बनाना चाहते हैं वे अपने देश का फायदा देखने के बजाय अमेरिका की प्रसन्नता हासिल करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। जो देश इसराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाना चाहते हैं उनको जनता का समर्थन प्राप्त नहीं है, और अगर उनकी सरकारों को कोई खतरा होता है तो अमेरिका और इसराइल उन्हें बचा सकते हैं, और ये कभी भी तानाशाही सरकारों और वहां के नेताओं के खिलाफ नहीं बोलेंगे। बहरीन और सऊदी अरब की तानाशाही सरकारों के क्रियाकलापों पर अमेरिका की अर्थपूर्ण चुप्पी को इसी दिशा में देखा जा सकता है। सारांश ये कि अरब देशों की तानाशाही सरकारें अमेरिकी प्रसन्नता में अपनी गैर लोकतांत्रिक सरकारों की बका समझती हैं, और इसीलिए कुछ अरब सरकारें ज़ायनी शासन से संबंधों को सामान्य बनाए जाने पर गर्व करती और मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के महानिदेशक ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर विध्वंसक कार्रवाई के बारे में तेहरान के कई सवालों का जवाब नहीं दे पाए। इस बारे में एक समीक्षा लेकर उपस्थित हैं अख्तर अब्बास। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने मंगलवार की रात वियना में एक पत्रकार सम्मेलन में तेहरान द्वारा अपने परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले की निंदा की मांग के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि विभिन्न अवसरों पर हमने खुलकर किसी के विरुद्ध हर प्रकार की हिंसक कार्रवाई की निंदा की है। उनका कहना था कि मैं एक कूटनीतिक हूं और शांति का प्रयास कर रहा हूं। दुनिया में कहीं भी या किसी के भी खिलाफ होने वाली हिंसा की मैं निंदा करता हूं। ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों में विध्वंसक कार्रवाइयों तथा ईरानी वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की टारगेट किलिंग के बारे में IAEA के महानिदेशक का भोला दृष्टिकोण इस बात का चिन्ह है कि उन्होंने इस बारे में न कोई प्रभावी दृष्टिकोण अपनाया है और न ही भविष्य में अपनाएंगे, बल्कि उन्होंने अपनी इस हरकत से शैतान इसराइल को अपनी गैर कानूनी और शैतानी कार्रवाइयां जारी रखने के लिए हरी झंडी दिखा दी है। दूसरी ओर राफेल ग्रोसी ने अप्रत्यक्ष रूप से तेहरान के अपने परमाणु प्रतिष्ठानों में हुई विध्वंसक कार्रवाइयों की निंदा की मांग को सहयोग में वृद्धि और वास्तव में IAEA की मांगों के आगे झुकने से सशर्त करार दिया है। IAEA के महानिदेशक ने ईरान के साथ पेश आई समस्याओं की ओर संकेत करते हुए कहा कि जब ये समस्याएं हल हो जाएंगी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी और ईरान बड़ी आसानी से के सबसे बड़े दुश्मन के रूप में इसराइल ने हमेशा से ही ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम का विरोध किया है और उसने न केवल कई बार ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले की धमकी ही नहीं दी बल्कि कई बार तेहरान के परमाणु विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। चर्चा का दैनिक कार्यक्रम अभी आपने सुना। कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस बारे में अपने विचारों से आप हमें अवगत अवश्य करवाइएगा। अपनी प्रतिक्रियाओं को आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir। दोस्तों, रेडियो तेहरान के हिंदी कार्यक्रमों को आप अपनी सुविधा के अनुसार हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं। पता है parstoday.com। अली खामेनी इस संदर्भ में कहते हैं, 8 साल तक लड़ने के बाद हमें कसम खाकर ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि युद्ध में जीत हमारी हुई है। युद्ध में लड़ाई का मतलब क्या है? अगर कोई दुश्मन इतने लाव लश्कर और व्यापक समर्थन के साथ किसी देश पर हमला करे, 8 साल तक लड़ता रहे, लेकिन 8 साल बीत जाने के बाद भी परिस्थितियां पहले दिन की तरह रही हों, जिस देश पर हमला हुआ था उस और दिशा निर्देशों से लाभ उठाते हुए महान उपलब्धियां हासिल की। क्योंकि पिछले 200 वर्षों में ऐसा पहली बार था कि ईरान ने अपनी एक बालिश्त ज़मीन पर भी कब्जा नहीं होने दिया। विदेशी सलाहकारों से सहायता नहीं ली, बहादुरी से डटा रहा, रक्षा उद्योग में आत्मनिर्भर हो गया। यहाँ तक कि जब युद्ध अपने चरम पर था और बमों और मिसाइलों की बारिश हो रही थी, अपने भविष्य के निर्धारण के लिए लोगों ने मतदान किया। दोस्तों, हालांकि युद्ध कोई अच्छी चीज़ नहीं है और लोग हमेशा से ही युद्ध से नफरत करते रहे हैं, लेकिन पूरे इतिहास में युद्ध इंसान के लिए अनुभव का एक मूल्यवान स्रोत रहा है। आमतौर पर युद्धों से जहां बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, वहीं इससे कुछ उपलब्धियां और लाभ भी हासिल होते हैं। कुरान में उल्लेख है, तुम्हारे भाग्य में युद्ध है। हालांकि ये तुम्हें दुख देने वाला है। हो सकता है कि किसी चीज़ को तुम बुरा समझो, लेकिन वो तुम्हारे लिए अच्छी हो। 8 वर्षीय युद्ध के दौरान घटने वाली घटनाओं की जहां कड़वी यादें बाकी हैं और ईरान पर बासी शासन के हमलों से जहां लोग पीड़ित हुए, वहीं इससे कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी हासिल हुई हैं। इमाम खुमैनी की नज़र में युद्ध स्वयं न ही बुरा है और न ही अच्छा, बल्कि किसी तरह का युद्ध है, और युद्ध में शामिल लोगों का इरादा क्या है, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए कोई युद्ध भयानक अपराध होता है तो कोई पवित्र प्रतिरोध। ईरान की इस्लामी क्रांति के नेता और संस्थापक इमाम खुमैनी का मानना था कि प्रतिरोध एक ईश्वरीय और मानवीय कार्य है। उनकी रक्षात्मक विचारधारा पूर्ण रूप से धार्मिक थी और वे प्रतिरोध और प्रतिरक्षा को धार्मिक महत्वाकांक्षाओं का प्रतिबिंबन मानते थे। उनका मानना था कि रक्षा भौतिक और आध्यात्मिक जीवन को जारी रखने और हमलों के मुकाबले में मानव सम्मान और गौरव को बाकी रखने के लिए एक वैध प्रतिक्रिया है, जो एक अनिवार्य और ईश्वरीय कार्य है। रक्षा के बारे में इमाम खुमैनी के विचार किसी सीमा में सीमित नहीं हैं। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण इस्लामी जगत के हितों की रक्षा करना है, क्योंकि उनके रक्षात्मक विचारों का केंद्र इस्लाम और ईश्वरीय महत्वाकांक्षाएं हैं। वास्तव में रक्षा से संबंधित इमाम खुमैनी के विचारों का आधार इस्लामी जगत, इस्लामी व्यवस्था और इस्लामी पहचान के सामने मौजूद व्यापक खतरों को दूर करना है। 1982 में युद्ध के दूसरे साल में इमाम खुमैनी ने एक भाषण के दौरान कहा था, हालांकि युद्ध और अपने अधिकार और वतन की रक्षा में कठिनाइयाँ और समस्याएं हैं और इसमें हमारे मूल्यवान जवानों की जानें गई हैं। युद्धग्रस्त लोग बेघर भी हुए हैं, लेकिन ईश्वर की इच्छा से इससे महान और शानदार उद्देश्य भी हासिल हुए हैं। इस थोपे गए युद्ध ने विश्व भर में इस्लाम की महानता और गौरव को बढ़ाया और वो देश की जो पहलवी
परिवार और उससे संबंधित लोगों के कारण एक निर्भर, उपभोग और एक मुर्दा राष्ट्र में बदल गया था। अचानक उसने एक अभूतपूर्व करवट ली। इस्लामी क्रांति और महाशक्तियों की साजिश और समर्थन से अचानक थोपे गए युद्ध में ईरान ने बहादुरी के साथ सफलता हासिल की और सद्दाम और उसके समर्थकों को गहरी चोट पहुंचाई, जिससे शैतान के समस्त प्रतीक धराशायी हो गए। इस्लामी क्रांति के संस्थापक इमाम खोमेनी ने दुनिया को ईरानी राष्ट्र की वीरतापूर्ण रक्षा और इस्लामी क्रांति और ईरानी राष्ट्र की वैधता का परिचय देते हुए कहा था, आज ईरान दुनिया में अपने दोस्तों और दुश्मनों के सामने एक विचारधारा रखने वाले, प्रतिरोधी और बड़ी शक्तियों का मुकाबला करने वाले देश के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। यहाँ तक कि जिन लोगों ने जहालत और अज्ञानता या ईर्ष्या और दुश्मनी के कारण इस गणतंत्र और इन योग्य युवाओं से दुश्मनी की है, वास्तव में वही लोग अपने भीतर उसकी महानता को स्वीकार कर रहे हैं और उसकी सफलताओं पर खून के आंसू बहा रहे हैं। ईरान के इलाकों पर कब्जा न होना, इस्लामी गणतंत्र व्यवस्था का जारी रहना और ईरान के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की असंगति की कठिन परिस्थितियों में एक व्यापक, विस्तृत और लंबे युद्ध का प्रबंधन करना थोपे गए युद्ध की सबसे प्रमुख उपलब्धियों में से एक है। इसके अलावा आत्मविश्वास में वृद्धि और युद्ध से पैदा होने वाले संकटों और समस्याओं का प्रबंधन भी उस समय की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। इसी तरह से युद्ध के दौरान सांस्कृतिक आदर्शों का उत्पन्न होना, कठिन परिस्थितियों में एक धैर्यवान पीढ़ी का बड़ा होना और साथ ही ईरान और ईरानियों की एक नई पहचान को एक देश के रूप में परिभाषित करना सद्दाम के बासी शासन द्वारा थोपे गए 8 वर्षीय युद्ध की अन्य उपलब्धियां और परिणाम हैं। इमाम खोमेनी का कहना था, हमें गर्व है कि हम इस लंबी और असमान लड़ाई में सिर्फ ईमान के हथियार, ईश्वर पर भरोसे, 12वें इमाम के आशीर्वाद, आत्मविश्वास और बहादुर महिलाओं और पुरुषों के जरिए विजयी रहे और ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी गर्दन पर युद्ध के दौरान किसी शक्ति या महाशक्ति का एहसान नहीं है। हमारे अनुभवी और भरोसेमंद लोगों ने ईश्वर पर भरोसा करके अकेले ही अनेक समस्याओं पर काबू हासिल कर लिया और कई सफल ऑपरेशनों से लेकर देश के हथियारों की ज़रूरत को पूरा किया। दोस्तों, इस्लामी देश की रक्षा करते हुए युद्ध के मैदान में सफलता के झंडे गाड़े और हमलावरों को अपनी सरजमीन से खदेड़ दिया। इसी के साथ उद्योग के क्षेत्र में आश्चर्यजनक प्रगति करते हुए कारखानों और उद्योगों की भी स्थापना की और दसियों आधुनिक व सैन्य उपकरणों का उत्पादन किया, वो भी किसी भी तरह की विदेशी मदद या सलाह के बिना। तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, अनुमति दीजिए। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताज़ा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए।
अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम। आज कल। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए गठन होने वाले संगठनों और उसमें होने वाली प्रगति पर चर्चा करेंगे। स्वाति और मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए। दोस्तों, ये बात आपको अवश्य ज्ञात होगी कि ज़ायोनी शासन ने वर्ष 1948 में अपने अवैध अस्तित्व की घोषणा की थी। इसराइल ने अपने अवैध अस्तित्व की घोषणा से पहले पता नहीं कितने हजार निर्दोष फिलिस्तीनियों का खून बहाया और ये सिलसिला आज भी जारी है और न जाने और कितने वर्षों तक जारी रहेगा। ज़ायोनियों ने फिलिस्तीनियों की मातृभूमि पर कब्जा करके इसराइल नाम के तथाकथित यहूदी देश इसराइल की स्थापना की और इसके लिए उन्होंने होलोकॉस्ट की घटना को बहाना व आधार बनाया। यहाँ हम बहुत ही संक्षेप में होलोकॉस्ट की घटना की चर्चा करना चाहते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि ज़ायोनियों ने यह मशहूर कर रखा है कि हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को भट्टियों में जिंदा जला दिया और वे बहुत ही मजलूम हैं। बहुत से जानकार, हल्के और विश्लेषक ज़ायोनियों के इस दुष्प्रचार पर सवाल उठाते हुए कहते हैं कि उस समय पूरी दुनिया में यहूदियों की जनसंख्या ही 60 लाख नहीं थी जो हिटलर जलाता। अगर हिटलर ने यहूदियों को इतनी बड़ी संख्या में जलाकर मारा तो इसमें फिलिस्तीनी को क्या दोष है? अगर हिटलर ने यहूदियों व ज़ायोनियों को मारा है तो यूरोप और जर्मनी में मारा है, न कि फिलिस्तीन में। इसलिए यहूदियों को जर्मनी व यूरोप में बसाया जाना चाहिए था, न कि फिलिस्तीन में। कौन सा न्याय व तर्क है कि यहूदियों को हिटलर ने जर्मनी में मारा और उसके अपराध का दंड निर्दोष फिलिस्तीनी भुगतें? यहाँ एक बिंदु ये है कि अगर दुनिया की किसी भी चीज़ के बारे में अध्ययन हो चुका हो और दोबारा कोई अध्ययन करना चाहता है तो वो शौक से अध्ययन कर सकता है। कोई भी उसे अध्ययन करने से मना नहीं करता। तो सवाल ये है कि पश्चिमी व यूरोपीय देशों में होलोकॉस्ट के बारे में अध्ययन करना तो बहुत दूर की बात, सवाल करना भी मना है। यही नहीं, अगर किसी ने होलोकॉस्ट के बारे में सवाल किया तो उस पर जुर्माना किया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। प्रसिद्ध फ्रांसीसी बुद्धिजीवी और प्रोफेसर रोजर गैरोडी के साथ जो कुछ हुआ उसे इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। दोस्तों, यहाँ एक अन्य बिंदु का उल्लेख जरूरी है और वह ये कि पश्चिमी व यूरोपीय देशों में होलोकॉस्ट के बारे में न केवल सवाल करना मना है बल्कि सवाल करने वाले को जुर्माना किया जाता है और उसे जेल की हवा भी खानी पड़ती है। परंतु ईश्वर और उसके पैगंबरों को बुरा भला कहना वैध है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नाम देकर उसका औचित्य दर्शाया जाता है। सवाल यह है कि जब ईश्वरी दूतों और आसमानी किताबों का अपमान व अनादर किया जाना पश्चिमी व यूरोपीय देशों में वैध है और उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में बताया जाता है, तो होलोकॉस्ट के बारे में सवाल करना क्यों मना है? दोस्तों, बहुत से जानकार हल्कों का कहना है कि होलोकॉस्ट के बारे में सवाल और अध्ययन करने से मना करना इस बात का सबूत है कि दाल में कुछ काला जरूर है, जबकि दूसरे विश्लेषकों का मानना है कि काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। और यहूदियों व ज़ायोनियों को इस बात का भय लगा रहता है कि अगर किसी ने होलोकॉस्ट के बारे में अध्ययन किया तो उसे उनके झूठे दुष्प्रचार की वास्तविकता का पता चल जाएगा। दूसरे शब्दों में, जिस तरह पानी बालू व रेत की दीवार को जरा भर में ध्वस्त कर देता है, उसी तरह होलोकॉस्ट के बारे में अध्ययन से इनके सारे झूठ की पोल खुल जाएगी और इसी भय से यहूदियों, ज़ायोनियों और इनसे प्रभावित देशों में होलोकॉस्ट के बारे में सवाल करना मना है। दोस्तों, जैसा कि हमने कहा कि ज़ायोनियों ने जहां वर्ष 1948 में आधिकारिक रूप में ताकत के बल पर फिलिस्तीन में तथाकथित इसराइल नाम के देश की घोषणा की,
तब से आज तक फिलिस्तीनियों का दमन जारी है और गत 73 सालों के दौरान 1 लाख से अधिक फिलिस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है। 40 लाख से अधिक फिलिस्तीनियों को उनकी मातृभूमि से निकाला जा चुका है। फिलिस्तीनियों के हजारों मकानों को ध्वस्त किया जा चुका है। वहीं फिलिस्तीनियों ने अपनी मातृभूमि और मुसलमानों के पहले किबले को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष भी आरंभ कर रखा है। वर्ष 1960 में इसके लिए फिलिस्तीनी गुटों व दलों ने अलग अलग संगठन बनाए। साथ ही उनके मध्य इस बात को लेकर काफी मतभेद थे कि ज़ायोनी शासन से किस प्रकार प्रतिरोध व संघर्ष किया जाए। बहुत से फिलिस्तीनी यह सोचते थे कि समय के आधुनिकतम हथियारों से लैस ज़ायोनी शासन से संघर्ष करना संभव नहीं है, परंतु कुछ फिलिस्तीनियों ने महान ईश्वर पर भरोसा करके पत्थरों से ज़ायोनी शासन से मुकाबला आरंभ किया और पत्थर से आरंभ होने वाले प्रतिरोध व आंदोलन आज मिसाइलों और रॉकेटों तक पहुंच गया, जो ज़ायोनी शासन की बहुत बड़ी चिंता में परिवर्तित हो गया है। दोस्तों, रोचक बात यह है कि वर्ष 1967 में अरब देशों और ज़ायोनी शासन के बीच 6 दिवसीय युद्ध हुआ था, जिसमें ज़ायोनी शासन ने अरब देशों को न केवल पीछे हटने पर बाध्य कर दिया था, बल्कि उनके बहुत से क्षेत्रों पर कब्जा भी कर लिया था, जो आज तक इस्राएली कब्जे में हैं। सीरिया की गोलान हाइट्स पर इसराइल के अवैध कब्जे को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। पर आज वही इसराइल है जिसके हमास और दूसरे फिलिस्तीनी गुटों ने छक्के छुड़ा रखे हैं, और जब फिलिस्तीन के सशस्त्र गुट व संगठन इस्राएली अतिक्रमणों का जवाब देने लगते हैं तो इसराइल युद्ध विराम करने के लिए दूसरे देशों को मध्यस्थ बनाने के लिए मजबूर हो जाता है। अभी कुछ महीने पहले इसराइल ने फिलिस्तीनियों के खिलाफ जो हमला आरंभ किया था और उस हमले में फिलिस्तीनियों का काफ़ी नुकसान हुआ था, परंतु फिलिस्तीनी गुटों व संगठनों के जवाबी हमलों ने इसराइल के दांत खट्टे कर दिए और वो युद्ध विराम करने के लिए मजबूर हो गया, और बहुत सारे ज़ायोनियों व यहूदियों ने बैंकरों में शरण ले रखी थी। बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि कुछ अरब देश ऐसी स्थिति में अतिक्रमणकारी व अतिग्रहणकारी ज़ायोनी शासन से अपने संबंधों को सामान्य बनाने की चेष्टा में लगे हुए हैं, जब अवैध अधिकृत फिलिस्तीन के विभिन्न क्षेत्रों में इस्राएली आतंक अपनी चरम सीमा पर है। इस प्रकार की स्थिति में जो अरब देश ज़ायोनी शासन से संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिश में है, वास्तव में वे फिलिस्तीनियों और उनकी आकांक्षाओं की पीठ में विश्वासघात का छुरा घोंप रहे हैं और अपने कार्यों से ज़ायोनी शासन का दुस्साहस बढ़ा रहे हैं। आज कुछ अरब देशों के शासक अपनी तानाशाही और गैर लोकतांत्रिक सरकारों को बचाने और अमेरिका और इसराइल की प्रसन्नता हासिल करने के लिए हर वो कार्य अंजाम दे रहे हैं जो वे चाह रहे हैं, क्योंकि तानाशाही सरकारों के शासक अपनी बका को अमेरिका और इसराइल की प्रसन्नता में देख रहे हैं। फिलिस्तीनियों की ताकत को कम करने के लिए ज़ायोनी शासन हमेशा कोई न कोई चाल चलता रहता है। इसी नीति के अंतर्गत उसने वर्ष 1993 में ओस्लो दिया जाए और इन क्षेत्रों के प्रबंधन को फिलिस्तीनी प्रशासन और ज़ायोनी शासन के बीच हुए बहुत से लोग अब इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि इजराइल के साथ तथाकथित शांति को जरूरी समझते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार बहुत से लोगों का मानना है कि फिलिस्तीनी की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, हमारा प्रसारण आप 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे थे। हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@ws.irib.ir। हमारी वेबसाइट है parstoday.com/hi। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 00989035065492। इसी के साथ अनुमति दीजिए, खुदा हाफिज़।
من الله ورسله ويعلم वाला है। बेशक जो लोग अल्लाह और रसूल का इनकार उनका अज्र अता करेगा और वो बहुत ज़्यादा बख्शने वाला और मेहरबानी करने वाला है। को आलम इस्लाम की फौरी नौइयत की बला करार देते हुए फरमाया कि सहूनियों की साजिशों और मंसूबों का पर्दाफाश करना हज के दौरान ज़रूरी कामों में से एक है। ईरान की हज कमेटियों के अहदेदारों और अरकान ने बुध के रोज़ रहबर इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाह उल उज़्मा सैयद अली ख़ामनई से मुलाकात और इस साल आज़मीन हज को